हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं चॉइस एजुकेशन में एक बार फिर से। दोस्तों, अभी तक जिस चैप्टर के लिए आपने किया हमसे लड़ाई, है ना, जिस चैप्टर का बाकी रह गया है आपका पढ़ाई, तो चलो करें उस चैप्टर पे चढ़ाई। आज आपका नया टॉपिक यानी नया चैप्टर यानी नया नवेला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर, वो है हमारा गति। तो इस चैप्टर के लिए, गति के लिए आप लोगों ने रति रति इंतजार किया है, तो चलिए गति को मज़ेदार बनाते हैं जैसे हम लोगों ने बाकी चैप्टर को मज़ेदार बनाया है। हाँ, यदि आपने इससे पहले फिजिक्स का विज्ञान और मापन यानी साइंस एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर नहीं देखा है, तो यूट्यूब पे सर्च करके 9th फिजिक्स चैप्टर 1 बाय गौतम सर सर्च करके आप वीडियो देख लीजिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए गति को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ा रखा है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ये आपका 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, यानी एनसीईआरटी के अनुसार माना जाए तो ये आपका गति वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं गति किसको कहते हैं, किस प्राणी का नाम है गति, इस प्राणी को पकड़ते हैं जरा सा। सबसे पहले हमने गति और विराम दो हेडिंग लगा रखा है। सर गति और विराम क्या है, बहुत सा आपने क्या क्या लिख रखा है। सबसे पहले देखिए समझते हैं गति किसको कहते हैं। हम लोग जो इससे पहले 8th क्लास में थे, हम लोगों का क्या मानना था, यदि कोई चल रहा होगा तो वो गति में होगा, है ना। अभी तक 8th क्लास में 7 में आपने थोड़ा बहुत गति के बारे में पढ़ा होगा। यदि कोई चल रहा होगा तो मतलब वो गति कर रहा होगा, है ना, होगा तो वही गति, लेकिन थोड़ा सा इस गति में प्रॉब्लम होने वाला है। क्या प्रॉब्लम होने वाला है, जरा सा समझिए गति किसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए, इससे पहले मैं आपको छोटा सा 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन को आप बताना है आपको, ठीक है ना। 2 कार है, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा दुलारा सा ये कार बन गया, है ना। यहाँ पे इसका शीशा है, बेचारा ड्राइवर बैठा हुआ। एक ये कार है, एक सेम टू सेम दूसरा कार है ऐसा वाला, ठीक है। यहाँ पे इसका 2 पहिया लगा हुआ है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि ये कार 40 किलोमीटर पर आवर यानी बहुत स्पीड से चल रहा है, ये भी कार सेम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो आप बताइए क्या इस कार के लिए ये कार मोशन में है या रेस्ट में है। मतलब इस कार के रिस्पेक्ट में ये कार गति में है कि विराम में। दोनों चल रहा है कितना स्पीड से, दोनों गति कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो बताइए ये गति में है कि विराम में, एक दूसरे के सापेक्ष। यदि इस ड्राइवर का, इसका ड्राइवर उसको देखेगा, वो गति में है या विराम में है, सोच के बताइए। बता दिया, सोच लिया। चलिए मैं बताता हूँ, तो किस में होगा, गति में। अरे नहीं रे, गति में नहीं होगा। बोले 40 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, गति में नहीं होगा। बड़ा विचित्र समस्या आ गया सर जी, ये गति में नहीं होगा। काहे नहीं होगा, वही तो समझना है यहाँ पे। अभी तक हम पढ़ रहे थे यदि चल रहा होगा तो गति में, लेकिन आप पढ़ेंगे चल रहा होगा तो वो गति में नहीं होगा। गति में नहीं होगा, ये तो बेमानी हो गया। अभी तक हम लोग को मतलब गलत पढ़ाई दिया गया। नहीं, पढ़ाई सही था, बस सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना है। तो ये यदि 2 कोई सा भी कार है सेम स्पीड से चल रहा है तो वो मोशन में नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दिमाग का बत्ती खटकाइए। यहाँ पे एक बंदा ए है, ठीक है। चलो मैं बंदे को भी बनाता हूँ, आजा मोहन प्यारे। ये रहा अपना मोहन प्यारे, ए है। यहाँ पे इसके साथ एक कोई और बंदा बी बैठा हुआ है, ये देखो, है ना। मोहन प्यारे का भाई होगा या सोहन प्यारे। चलिए 2 बंदा है। अब बताइए यहाँ पे कोई तीसरा सी है, बाबूलाल। कौन है, बाबूलाल। अब बताइए ऐसा हो सकता है कि ए से बाबूलाल ने पूछा बताओ बी किस में है, तो ए ने बताया भैया बी जो है ना रेस्ट में है ना, REST, मतलब रुका हुआ है, विराम में। क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, इसका भी आपको आंसर देना। फिर चैप्टर तो स्टार्ट होना ही, मजा पहले देख लेते हैं, मजा ला लेते हैं, फील ला लेते हैं। क्या ए से हमने, इसने सी ने ए से पूछा भैया बताओ बी किस में है, तो बी बोल रहा है किस में है, रेस्ट में है। चलो समझ गए। अब देखिए ए ने बोला सी से अच्छा तुम बताओ तो बी किस में है, बी बोलता है वो मोशन में है, मोशन में है मतलब गति में है। संभव है क्या, एक के आदमी को, बेचारा सोहन प्यारे को मोहन प्यारे बोल रहा है कि भैया वो रुका हुआ है, और ये बाबूलाल कौन था, बाबूलाल क्या कह रहा है कि भैया वो चल रहा है। मतलब ये जो ए है, ए के लिए बी रेस्ट में और सी के लिए बी मोशन में, ऐसा हो सकता है। आप ही बताइए, एक के वो आदमी है, इसके लिए गति में, इसके लिए विराम में हो सकता है। नहीं ना, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फिर से गलत सर, क्या कर रहे हो, गलत पे गलत। अच्छा हाँ, सही भी सोचा, कोई बात नहीं। चलिए इसी को समझना है, समझ गए, इसी को समझना है इस चैप्टर में। बस इस चैप्टर को समझ जाइए ना, तो आपका अभी के बाद यानी 9th के बाद जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो यहीं से तो मज़ा आने लगता है, सोचना आप शुरू करते हैं। क्या आपने सोचा है कि साइकिल जब चल रहा होता है, साइकिल जब चल रहा होता है तो वो नहीं गिरता है। उस साइकिल पे पैडल मारना बंद करते हैं, साइकिल खड़ा हो जाता है तो वो गिर जाता है। क्यों, क्योंकि चल रहा होता है तो टायर मोटा हो जाता है। होता है क्या, टायर तो मेरा उतना ही पतला होता है, लेकिन चल रहा होता है तो वो नहीं गिरता है, रुक जाता है तो गिर जाता है। क्यों,
यही सब तो सोचते हैं फिजिक्स में यार। चलो तो सोचना शुरू किया आपने, इसका आंसर पहले मन में आ गया सर जी दोनों गति में होगा। इसका आंसर ना ही सर जी, ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए दोनों आंसर को हम लोग गलत साबित करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए अब समझते हैं। देखिए गति हम कब कहेंगे किसी को, यदि एक वस्तु ए है, मेरा ध्यान से सुनिएगा, एक वस्तु ए है, दूसरा वस्तु बी है। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को हम गति में तभी कहेंगे जब इन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगा। मतलब समझे, बोले नहीं समझे सर। यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष यदि स्थान बदलता है तभी हम क्या कहेंगे, वो गति में है। बोलिएगा नहीं समझे, फिर से बताइए, बढ़िया से बताइए ज़रा सा। देखिए सोचिए, ये यहाँ पे बैठा हुआ एक रेखा है, यहाँ पे सोचो 0 है, ये बैठा हुआ इधर 5 पे, इधर बैठा हुआ ये 10 पे। या सोचो यहाँ पे 5 है, ये 0 नहीं, यहाँ पे 5 है, ये 10 पे। हम बोलेंगे कि बताओ ए या बी गति में होगा, विराम में होगा, ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में? तो कैसे बोलेंगे? यदि ए बी के रिस्पेक्ट में उठ के यहाँ आया होगा ना, तभी बोलेंगे हम किस में है, वो गति में है। बोलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात सर जी, वो हम तो समझते थे चलना मतलब गति, चलना मतलब तो गति होगा ही, लेकिन गति किसको कहेंगे? जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपने स्थान को बदलता हो। किसके सापेक्ष? दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थान को बदलता हो, तभी वो किस में कहलाएगा, वो गति में कहलाएगा। तो यही हो गया हमारा गति का डेफिनेशन, कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थान को परिवर्तन करता है तभी वो किस में कहलाएगा, गति में कहलाएगा। तो चलिए आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं। मैंने बोला था 2 कार था, एक चल रहा था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा भी चल रहा था 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो मैंने बोला था रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि देखिए हमारा ये जो विराम है, विराम से हम गति का उल्टा होगा। विराम हम लोग किसको कहेंगे? विराम हम लोग कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपने स्थान को नहीं बदलता है। यदि ये दोनों यहाँ पे था, अभी उठ के ए चला आया, तो बोलेंगे भैया बी बोलेगा नहीं नहीं देखो ए उठ के भागा, मतलब ए गति किया। यदि इन दोनों का स्थान, यदि इन दोनों के बीच अभी मानते हैं ये मीटर में है, तो 5 मीटर का डिस्टेंस है। यदि ये डिस्टेंस नहीं बदलेगा तो बोलेंगे गति नहीं हुआ है। यदि ये दूरियां बदल गया तो बोलेंगे भैया गति हो गया। कैसे हो गया? अब देखिए यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। विराम किसको कहेंगे? यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब ए के सापेक्ष बी भी बैठा हुआ है, बी के सापेक्ष ए भी बैठा हुआ है, तब किस में कहेंगे? विराम में कहेंगे। गति तभी होगा जब कोई दूसरे के सापेक्ष एक हिलेगा, है ना, एक स्थान परिवर्तन करेगा, तब गति में होगा। विराम कब कहेंगे? कि जब किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन नहीं होगा तो वो विराम कहलाएगा। अब जरा सा ध्यान दीजिए, दोनों जब 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, सुनिएगा, एक के स्पीड से दोनों सेम जूम चल रहा है, तो बताइए जब ये चल रहा है तो इन दोनों का स्थान में परिवर्तन आ रहा है? देखिए तो अभी देखिए आ रहा है, अभी आपके पास आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब स्थान में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो गति कहाँ से हो गई भैया? समझ गए ना? वो गति में नहीं है, वो किस में है? वो विराम में है, यानी रेस्ट में है। समझ में आया? गति में तभी होगा जब दोनों के बीच का दूरी बदलेगा। बोले दूरी किस प्राणी का नाम है? अभी दूरी को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गति मतलब यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थान का परिवर्तन करता हो तो गति कहलाएगा, ना करता हो तो वो विराम कहलाएगा, ठीक है। बोलेगा चलिए दुनिया में गति में कौन है, विराम में कौन है, ये बताइए। तो नॉर्मली हम किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते वो गति में है या विराम में, किसी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। जैसे देखिए, अब बताइए आपका घर रेस्ट में है कि मोशन में है? आप सोच रहे हैं मेरा घर तो रुका हुआ है मतलब रेस्ट में, नहीं, ऐसा बात नहीं है। यदि हम पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं तो मेरा पृथ्वी क्या हो रहा है? पृथ्वी से देखिए ये मैं बाहर आ गया तो पृथ्वी देखिए घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तो बताइए पृथ्वी गति में है तो उस पर बैठल का घर गति में नहीं होगा जी? हाँ, तब हम पृथ्वी से बाहर गए तब ना हमको पता चला। अब चलिए पृथ्वी पे आते हैं। पृथ्वी पे आने के बाद पता चला भैया मेरा घर था वो तो विराम का विराम में है। तो हम गति या विराम तभी कह सकते हैं जब किसी के रिस्पेक्ट में किसी को देखा जाए। तो देखिए हम लोग बोलेंगे गति में कौन होगा, गति बताने से पहले हम देखेंगे किसके सापेक्ष पूछ रहा है, समझ गए ना, मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। हम बोलेंगे ये एक पेड़ है ना, ये एक पेड़ है, इस पेड़ से एक फ्रूट गिरा। अब बताओ फ्रूट रेस्ट में है कि मोशन में? जब फ्रूट गिर रहा था तो फ्रूट मोशन में था। हमको कैसे पता चला? हम पेड़ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बेचारा पेड़ तो रुका हुआ है, ये गिर गया मतलब ये ससुरा मोशन में आ गया है। समझ में आया ना? ये मोशन में आ गया। लेकिन मोशन माने गति, सर मोशन माने गति, रेस्ट माने विराम, ये तो समझते ही होंगे आप। चलिए गति में आ गया। लेकिन हम बोलिएगा कि सर तब विराम में क्या होगा? आप बोल रहे हैं घर भी विराम में नहीं होगा, तो विराम किसको मानेंगे?
तो देखिए वैज्ञानिक लोगों को जब ये प्रॉब्लम होने लगा ना कि सब कुछ तो दुनिया पूरा ब्रह्मांड हमारा गति में है, जब पूरा ब्रह्मांड गति में है तो हम लोग विराम में कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो मापन के लिए मतलब मेजरमेंट के लिए वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो संख्या पद्धति का जो रेखा होता है ना, नंबर लाइन संख्या रेखा, इसका ये जो मूल बिंदु होगा जिसका वैल्यू 0 0 होगा उसको हमेशा रेस्ट में मानेंगे। बोले कैसे, अब बताए वो 0 0 से उसका वैल्यू कभी बदलेगा, जब बदलेगा नहीं तो वो क्या हो गया, वो विराम हो गया। तो निर्देशांक पद्धति का मूल बिंदु को हम लोग विराम मानेंगे और बाकी किसी के रिस्पेक्ट में देख के उसको गति या विराम में बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। दूरी सब तो आएगा ही, पहले गति के प्रकार देखते कितना कितना प्रकार का गति होता है। तो देखिए गति को हम लोग आगे चल के जब आप हायर एजुकेशन का क्लास में जाइएगा, मतलब कि 11th 12th में जाइएगा, तो आप देखिएगा गति ना इस टाइप से होगा, 1D 2D 3D गति। लेकिन हम लोगों को अभी जो अपने 9th के बेसिस पे पढ़ना है वो पढ़ना है गति के प्रकार इस टाइप का। ये जो बादल दिख रहा है आपको बहुत सारा, इस बादलों में देखिए रहस्यमयी वर्षा छुपा हुआ है। चलिए वर्षा को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है रेखीय गति, या इसको ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु रेखीय गति, है ना, ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं। किसको कहेंगे रेखीय गति, सुनिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। यदि कोई बंदा, यहाँ देखिए एक बंदा है, इसका यहाँ पे भाई है दूसरा। यदि कोई बंदा मतलब वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, सुनिएगा, यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष एक सीधे रेखा पे, एक सरल रेखा पे, कैसा है ये, सरल रेखा है ना, सरल रेखा पर सीधा गति करता है तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग रेखीय गति कहेंगे। अब बाकी बढ़िया से बोलने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष सरल रेखा पर स्थान का परिवर्तन करता है तो उसको सरल रेखीय या ऋजु रेखीय या लीनियर मोशन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो बोलेगा आपको बताओ कि सीधे सड़क पे चल रहा गाड़ी किस मोशन का एग्जाम्पल है, तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। बंदूक से निकली गोली किस मोशन का एग्जाम्पल है, तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। समझ में आया। अब दूसरा देखिए, दूसरा है कर्व्ड मोशन, है ना, वक्र गति। यानी यदि फिर से दो बच्चा बनाते हैं, एक बच्चा ये मोहन प्यारे अपना, एक दूसरा भी कोई बकलोल बच्चा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये था हमारा सीधा लाइन, है ना, लेकिन यदि रोड इस बार ऐसा हो तब, है ना, रोड इस बार ऐसा हो तब, ये बीच वाला रोड नहीं हो, है ना, रोड इस बार ऐसा टेढ़ा मेढ़ा यानी वक्र, तो बोलेंगे कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष किसी वक्र पथ पर गति करता है तो इसके गति को क्या कहेंगे, इसके गति को वक्र गति कहेंगे। समझ में आया। जब कोई वस्तु, क्या बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष एक वक्र पथ पर गति करता है तो उसे वक्र गति कहेंगे। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगला है वृत्तीय गति। ये सब तो बस रेखा के नाम पे आधारित है। वृत्त मतलब गोल सा, है ना, तो बोलेंगे कि यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा कोई ए है, यहाँ पे मेरा कोई बी है। क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु, यहाँ देखिएगा, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, यहाँ बी है हमारा वस्तु, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष एक वृत्ताकार पथ पे घूम रहा हो तो उसको वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष वृत्ताकार पथ पे घूम रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको वृत्तीय गति कहेंगे। अब बोलता है कि बताइए, एक गैया है, यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे उसका खूंटा है ना, उसका जिसमें बंधा हुआ खूंटा है, यहाँ पे इसमें गाय बिचारी बंधी हुई है। ये आ जाओ गाई, बन जा माई। ये देखो, ये गाय खूंटे में बंधी हुई है। बोलेगा बताओ, खूंटे में बंधल का गैया का गति कैसन होगा, बताइए। खूंटे में जब गैया बंधल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करके घूमेगी ये बिचारी, तो कौन सा मोशन कहला जाएगा, वो हमारा कहला जाएगा सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति। समझ में आया। अच्छा, अगला देखिए, अगला है दोलन गति। आप लोग खुद देख लीजिए, जो गोल गोल घूमेगा वृत्तीय गति, गोल गोल घूमने वाला वृत्तीय गति, और एक गति और कहलाएगा। तो आपको वहाँ पे दिमाग लगाने के लिए मैं एक चीज़ बता दूंगा। अगला देखिए दोलन गति, है ना, दोलन गति। तो दोलन किसको कहेंगे, दोलन मतलब झूला, नॉर्मली लोग ये कहता है दोलन माने झूला। ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक पार्क है बेचारा, यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है प्यारा सा, ये देखिए ऐसा वाला झूला है ना। इस झूले पे हम क्या किए हैं, एक बच्चे को बैठा दिए, जो टंगड़ी नीचे करो, पकड़ो, चलो एक बच्चा को बैठा दिए हैं। अब बताइए, ये एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट के झूला एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, है ना। तो क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन गति करता है, किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता है तो उस गति को क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। समझ में आया। दोलन गति किसको कहेंगे, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष
सॉरी जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता है तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग दोलन गति कहेंगे। जैसे झूला देखे ना जी, झूला किस गति का एग्जाम्पल हो गया, झूला हो गया दोलन गति का एग्जाम्पल। समझ में आ गया। अच्छा, दोलन गति का कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है तो आप बताइए। घड़ी का पेंडुलम देखे हैं, घड़ी का पेंडुलम भी तो टंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग होते रहता है, तो वो भी क्या हो गया, वो हो गया हमारा दोलन गति का एग्जाम्पल। चलिए, यानी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल। अगला देखते हैं, अगला है आवर्त गति। यहाँ पे है, ये देखो पीरियोडिक मोशन। आवर्त में और दोलन में बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज आ जाता है। क्या कन्फ्यूज आता है, जरा यहाँ देखो, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन को मैं ढूंढ रहा। ये देखो, इस बार किसको कहेंगे, इस बार हम लोग कहेंगे, देखो दोलन और आवर्त में ज़्यादा का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। क्या, आवर्त गति भी कहेंगे कि जब कोई वस्तु, ध्यान से देखिएगा, ये एक निश्चित सीमा है ना, निश्चित बाउंड्री है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर हमेशा गति करता है, बार बार गति को दोहराता है एक निश्चित पथ पर, है ना, कि नहीं भैया उसका रास्ता फिक्स है, उससे आगे पीछे वो ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु तथा किसी निश्चित अंतराल में बार बार गति करे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति। बोले इसका एग्जांपल सही वाला बता दी। अब बताइए, झूलवा जब झूलाते हो फिक्स होता है कि इतने दूर जाएगा। अरे हम तो बचपन में ऐसा घुमाते थे, घूम के आ जाता था दोबारा, कहता था भाई अब नहीं, अब तू बैठ जा, है ना। लेकिन आप बताइए, क्या झूला का रास्ता फिक्स है क्या? तो झूला का रास्ता फिक्स नहीं है। लेकिन आप घड़ी का पेंडुलम देखें, घड़ी का पेंडुलम जैसे देखिए टिंग टोंग ये होते रहता। क्या इसका है कि यदि घड़ी, सोचो ये बड़ा सा घड़ी है, यहाँ इसका लास्ट है इसका सीमा, तो बता इससे ज़्यादा आ सकता है क्या? ये इसका पेंडुलम जो लटका हुआ है ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट पे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट। ऐसा है कि बैटरी लो हो जाएगा, बोले भाई ज़िंदगी को धक्का मार के जा रहे हैं, बैटरी नया लगा गया, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। चलिए, तो हम क्या कहेंगे, आवर्त गति और दोलन गति में कितना अंतर है? दोलन गति हम कहेंगे जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु के आगे पीछे गति करेगा तो वो दोलन होगा। लेकिन यदि एक निश्चित पथ पर बार बार गति को दोहराएगा किसी बिंदु के आगे पीछे, इसमें भी होगा, एक बिंदु के आगे पीछे होगा, लेकिन इसका पथ क्या होगा, रास्ता क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम दे देना है। सिलाई मशीन देखा है आपने, है ना, सिलाई मशीन देखिए, मैं छोटा सा यहाँ पे सिलाई मशीन बनाता हूँ। ये देखिए, अरे गड़बड़ा गया जी। चलो, यहाँ पे एक सुई लगल रहता है, इसके इधर ऐसे गोल सा चाक लगल रहता है, इसको हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है, सुई ना एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है। ऐसा है कि हुमच के मारेंगे सुइया यहाँ आ जाएगा फाड़ के, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका फिक्स है पथ, ये हाईएस्ट बेचारा यहाँ और ऊपर यहाँ जा सकता। तो देखिए, एक निश्चित बिंदु ये हो गया, इस बिंदु के आगे पीछे निश्चित जगह पे गति कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा हो गया आवर्त गति का एग्जाम्पल। समझ में आया? अगला देखिए, अगला है घूर्णन गति। घूर्णन गति किसको कहेंगे? जिसमें घूर्णी लग जाता है, घूमने लग जाता है। देखो, किसको घूर्णन गति कहेंगे? जब कोई वस्तु किसी एक अक्ष के सहारे, इसमें क्या बोलना है, ये भी वृत्तीय गति का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। जब कोई वस्तु अक्ष पर, है ना, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के, किसी निश्चित अक्ष पर गति करता हो, तब किसको क्या कहेंगे? तब हम लोग कहेंगे ये घूर्णन गति है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष पे गति करता हो, कौन सा? वृत्तीय गति करता हो। जैसे आप लोगों ने साइकिल का देखिए टायर देखा होगा, जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पे साइकिल बनाऊँ, जगह ही नहीं बच रहा है। जैसे ये देखिए, मैं छोटा सा साइकिल बनाता हूँ, है ना, ये अपना साइकिल हो गया, हैंडल बन गया, यहाँ पे सीट बन गया। अब आप देखिए कि ये साइकिल है, इसके बीच में यदि यहाँ पे फोटो बनाऊँ, ये देखिए यहाँ पे धुरी होता है ना, धुरी मतलब ऐसा निकला होता है दोनों साइड। अब बताइए, पूरा साइकिल का ये जो टायर है पूरा किसके अलॉन्ग घूमता है? उस धुरी के चारों बगल घूमता है कि नहीं घूमता है? तो देखिए, ये एक निश्चित अक्ष के चारों बगल घूमता है। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों बगल गति करे तो उसको क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। जैसे आप लोगों ने पंखा को देखा है, पंखा का देखिए, ये एक्सिस फिक्स होता है, लेकिन ये बेचारा राउंड देते रहता है, तो एक निश्चित अक्ष पे चारों बगल घूमता है। क्या वृत्तीय गति में ये संभव है क्या? वृत्तीय गति तो भाई गोल गोल घूम रहा है, अक्ष उसका निर्धारित हो या नहीं हो, तभी वो वृत्तीय गति कहलाएगा। जैसे आप देखिए, आप क्या किए हैं, एक थाली लिए हैं, एक थाली में कंचा के डाल के ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो भी तो वृत्तीय गति, गोल गोल घूम रहा है, तो वृत्तीय गति है ना। लेकिन आप ही बताइए कि क्या उसका एक्सिस फिक्स है? नहीं है फिक्स। अच्छा, लेकिन आप घड़ी का सुई देखें हैं, घड़ी, तो ये देखिए, ये अपना घड़ी है, यहाँ पे एक एक्सिस होता है, मतलब
एक्सिस मतलब अक्ष कहते हैं ना, अक्ष होता है इसमें। अब देखिए ये जो घूमेगा बेचारा, ये चारों बगल घूमेगा, इस अक्ष पे ही ना घूमेगा चारों बगल। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों बगल गति करे तो इस प्रकार के गति को हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। अगला है प्रक्षेपीय गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हम लोग 11th में जाके ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है ना, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा समझना है। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन ना कैसे होता है कि जब कोई वस्तु, सुनिएगा आप लोग क्रिकेट खेले हैं, अरे उसमें तो उस्ताद होते हैं। यहाँ पे देखिए ये बल्ला है अपना, है ना, ये बल्ला है, इस पर कोई बॉल लगा तो बॉल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब बॉल यहाँ होगा तो एक बार ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा होगा, एक बार इस डायरेक्शन में ना, उधर भी जाना चाह रहा है, ऊपर भी जाना चाह रहा है, तब तो ये शेप बनाता है, तब तो ये शेप बनाता है। तो क्या कहेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहेंगे, जब कोई वस्तु, सुनिएगा, जब कोई वस्तु अपने गति में प्रक्षेप मतलब उड़ना है ना, मिसाइल का प्रक्षेपण होता है। जब कोई वस्तु अपने गति में प्रक्षेप को दर्शाता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेपीय गति कहेंगे। मतलब समझिए, इसको नॉर्मली आपको समझना है, वैसे इसको सही से 11th में पढ़िएगा। क्या बोलिए, सुनिएगा, जिस गति में दो दिशाएं हो उसको हम लोग प्रक्षेपीय गति नॉर्मली कह देते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रक्षेपीय गति समझ में आ गया। जैसे क्या, इसका एग्जांपल हो गया, बैट बल्ले के द्वारा हिट किया गया। तो चलिए अब हमारा मजेदार सा टॉपिक है, दूरी और विस्थापन सर किस चिड़िया का नाम है। तो अभी तक हम लोग बोल रहे थे क्या कि दूरी दूरी दूरी, तो अब ये दूरी है क्या, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत लोगों का मानना होता है कि दो बिंदु, यदि एक बिंदु ए है दूसरा बिंदु बी है, तो ए बिंदु से बी बिंदु के, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के दूरी को दूरी कहते हैं। सही बात है ना, क्या बोले, दो बिंदुओं के बीच के दूरी को दूरी कहते हैं। फिर वो दूरी क्या है जिसको हम दूरी कह रहे हैं, सोचने वाली बात हो गई ये तो। अरे दूरी, दो बिंदुओं के बीच के दूरी को दूरी नहीं कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच में जो ये रास्ता है ना, किस रास्ते पे, जैसे देखिए ये इस रास्ते पे चला है, तो दो बिंदुओं के बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते का जो वास्तविक लंबाई है वो क्या कहलाएगा, वो दूरी कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे देखिए ये बेचारा एक ए है, यहाँ पे इसका घर है, ठीक है, यहाँ पे इसका घर है। अब इसको आना है स्कूल के पास, ये स्कूल है बेचारे का, है ना, ये स्कूल है। अब इसको स्कूल आना है, लेकिन बीच में ना नदी है, यहाँ पे बहुत भयंकर सा नदी है। इसको स्कूल कैसे आना पड़ता है, यहाँ से घूम के आता है, ऐसे करके यहाँ से स्कूल जाना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बेचारा यहाँ घर से स्कूल आया, तो अब क्या क्या कहलाएगा दूरी, पता, ये जो जिस रास्ते पे आया है ना, वो जितना लंबा रास्ता था ना, टोटल उसका दूरी कहला जाएगा। तो दूरी किसको कहेंगे कि किसी वस्तु का, या बोलेंगे दो बिंदुओं के बीच रास्ते की वास्तविक लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक है, रास्ते का वास्तविक लंबाई दूरी कहलाएगा। हम लोग इसको एस से सूचित करेंगे। ठीक है, दूरी को हम लोग ज्यादातर ऐसे सूचित करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये अदिश राशि होगा। क्या होगा, ये अदिश राशि होगा। बोलिएगा अदिश राशि क्या होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अदिश सदिश पे चर्चा करेंगे, अभी पहले समझते हैं इसको। अदिश राशि होगा। अगला, इसका हम लोग माप जो करेंगे, मेजर जो करेंगे, वो किस में करेंगे, या तो सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर में करेंगे, किलोमीटर में करेंगे, है ना। दूरी का माप किस में करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में करेंगे, क्योंकि दूरी एक लंबाई है, लंबाई का यूनिट तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यही सब है। एसआई यूनिट का बात किया जाए तो मीटर होगा। दूरी किसको कहेंगे, दूरी कहेंगे दो बिंदुओं के बीच रास्ते की वास्तविक लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। चलिए अगला है कि विस्थापन तब क्या होगा। देखिए विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन ये ना दो बिंदुओं के बीच रास्ते का वास्तविक लंबाई नहीं है, ये शॉर्टकट रास्ता है। दो बिंदुओं के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा, जैसे यहाँ से यहाँ का शॉर्टकट रास्ता क्या है, ये वाला। तो ये देखिए, ये कहला जाएगा हमारा दूरी, और ये कहला जाएगा विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट, है ना, विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन आप लोगों ने समझ लिया ना। दूरी किसको कहेंगे, दूरी कहेंगे कि रास्ता का वास्तविक लंबाई दूरी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये बेचारा यहाँ से आया, समझते हैं कि 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, लेकिन ये क्या करता, ये जुगाड़ कर लेता, छोटा सा नाव ले लेता, उस पर बैठ के यहाँ से इधर आ जाता, तो क्या कहलाएंगे, ये विस्थापन कहला जाएगा। क्योंकि देखिए ए बिंदु से यहाँ पे सोचिए इसका स्कूल बी बिंदु पे, इन दोनों के बीच सबसे छोटा रास्ता तो यही ना हुआ जी, ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। हम एक देखिए एक वृत्त का बात करते हैं, ये एक वृत्त है ना, ये वृत्त है। अब बताओ, यदि कोई बच्चा ए से बी पर गया है, ए से बी पर गया है, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया है, मानते हैं कि इसको आने में कितना देर लगा है, 5 मिनट, ये 20 मीटर लंबा होगा। सुनिएगा, ये 20 मीटर लंबा होगा। तो बताइए दूरी कितना हुआ,
दूरी तो ये पूरा 20 मीटर हुआ, लेकिन सबसे शॉर्टकट रास्ता यहाँ से वहां जाने का क्या होगा, ये इसका व्यास सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा। वृत्त का ये जो व्यास होगा ये इसका शॉर्टकट रास्ता होगा। अच्छा, चतुर्भुज का बात किया जाए या वर्ग का बात किया जाए, चतुर्भुज में देखिए यदि एक यहाँ पे ए था, ये पहुंच कहाँ गया, बी पे पहुंच गया, तो यहां से यहाँ का देखिए ये क्या कहलाएगा, ये हमारा दूरी कहलाएगा, और यहां से यहाँ का सबसे शॉर्टकट रास्ता ये कोना वाला रास्ता, ये क्या कहलाएगा, ये विस्थापन कहलाएगा। समझ में आ गया। यदि रास्ता बड़ा हो तो वो दूरी कहलाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता जो होगा, सबसे छोटा दूरी जो होगा वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। यानी विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, लेकिन सबसे छोटा दूरी। तो देखिए दूरी और विस्थापन में क्या अंतर, ये जो विस्थापन है ना ये सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन से हमको डायरेक्शन भी पता चलता है। बोलिए कैसे, देखिए एक बार समझ जाइए कि कल वो से हम पढ़ेंगे सदिश सदिश, लेकिन अभी समझिए। अब बताइए ये जो दूरी है क्या इसका रास्ता फिक्स है क्या, देखिए ये अभी इधर जाएगा, कुछ देर के बाद इधर आएगा, फिर इधर जाए, किस दिशा में गया कोई फिक्स है। लेकिन विस्थापन बताइए, विस्थापन फिक्स है कि इसी दिशा में गया होगा, है ना। तो इसका दिशा फिक्स नहीं है, इसका दिशा फिक्स है। तो दूरी क्या है, दूरी रास्ते की वास्तविक लंबाई है, पथ की। जैसे दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच का जो रास्ता है ना, इसका वास्तविक लंबाई दूरी है, लेकिन दोनों रास्ते के बीच का सबसे शॉर्टकट लंबाई जो है, सबसे छोटा रास्ता जो है वो विस्थापन है। ठीक है, अगला देखिए, दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। अब जो दोनों दूरी है तो दोनों को इसी सब में मेजर करेंगे, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में, है ना। वृत्त में यदि बात किया जाए तो वृत्त में उसका व्यास विस्थापन कहलाएगा, और यदि वर्ग का बात किया जाए तो वर्ग का कर्ण क्या कहलाएगा, यानी विकर्ण क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा विस्थापन। ठीक है, यहां तक आप लोग समझे। अब जरा सा चक्कर है, क्या चक्कर, एक विस्थापन का ना एक फॉर्मूला होता है, पता है फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला है x2 - x1। बोले x2 क्या हुआ, x1 क्या हुआ, यहां समझते हैं। देखिए इधर हमारा माइनस नेगेटिव x होता है, इधर हमारा पॉजिटिव x होता है, बीच में 0 होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन को 3-4 क्लास में। चलिए अब देखिए, यदि हम बताते हैं, हम बोल रहे हैं एक लड़का यहां से 3 मीटर इधर को गया, लड़का कहाँ आ गया, ये 3 पे आ गया, तो अभी क्या x = कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। पहले था कितना, पहले था 0 पर, है ना। तो x1 का स्थिति क्या था, 0, आया कहाँ, x2 पर, तो 3 पे आ गया। तो बोलेंगे विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन आप 3 - 1 कर दीजिएगा, s = x2 - x1। x2 कितना है, तो 3, माइनस x1 कितना है, 0, तो s बराबर कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। कोई दिक्कत यदि ये मीटर में दिया हुआ हो। ठीक है, अभी देखिए हम बोलेंगे, अभी इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले, बहुत सारा, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा बस समझने के लिए यहाँ पे देखिए, अभी हम बोलेंगे कि ये बच्चा यहाँ पे था, ध्यान सुनिएगा, ये इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया। तो अब देखिए था कहाँ, यहाँ आया कि यहाँ, यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिएगा, x2 - x1। x1 प्रारंभिक जहां पे था, x2 जहां पे पहुंचा। अब बताइए यदि कोई भी रास्ता गोल या ये इस टाइप का रास्ता और बंद लूप वाला रास्ता, और जहां से शुरू किया है चलना घूम के वहीं आ जाए, तो विस्थापन लड्डू हो जाएगा। बोलिएगा मतलब, बताते हैं यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो जाए, मतलब जहां से चलना शुरू किया तो वहीं पहुंच गया, तो उसके बीच में विस्थापन नहीं हुआ। बोलेगा जैसे एक बढ़िया का बात बताइए, देखिए एक अंकल थे, उसका मोटा सा बेटा था, ये मोटा चक, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अब मोटा कोई खराब सेंस में नहीं हुआ, थोड़ा हैवी था वो बेचारा अंकल जी। एक गोल सा ग्राउंड था, उस ग्राउंड में सुबह सुबह ले चलो भाई तुझे आज दुबला करके रहूंगा, आर्मी थे, बोले देख मेरे तरफ फिट रह, तुमको भी दुबला बनना चाहिए। वो गए गार्डन, वहां पे गए, बगीचा था या कोई फील्ड था, वहां पे गए। अब बोले चल तू मार राउंड, बेटा गया, मोटा सा था बेचारा, दौड़ दौड़ के ये भाग भाग के एक चक्कर मारा। बोला भाई अभी इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा आर्मी बनते, और भाग। इसको एक चक्कर और मारा, बोला और भाग, एक चक्कर और मारा, ठीक है। अब बेचारा ये जो मोटा था ये तो परेशान हो गया चक्कर मार मार के, उसका पापा तो बहुत खुश हुआ, चलो भाई मेरे बेटे ने चक्कर मारा। अब बगल से एक लड़का आया, पढ़ा लिखा आप ही की तरह लड़का था, वो बोला क्या अंकल जी ये पहुंच गया यहाँ पे, बोला हाँ पहुंच गया। बोलता ये तो बिल्कुल नहीं चला, इसने तो विस्थापन तो 0 तय किया। बोलता मारेंगे कनपट पे एक थप्पड़ खींच के। बोले अरे चाचा सही बोल रहे हैं हम, उसका विस्थापन बिल्कुल 0 हुआ, बिल्कुल नहीं दौड़ा है वो, उसको और दौड़ाइए, क्या मार देंगे तुमको, अभी जान से मेरा बेटा मरने पे है, देखो मोटा से पतला हो गया। अब तुम क्या कहते हो, तुम कहते हो भैया अभी 0 चला है। यदि विस्थापन का बात किया जाए ना तो ये लड़का सही बोल रहा था, क्योंकि ये तो आप लोग पढ़े लिखे लड़के हो। क्यों, देखिए ये यहां से चलना शुरू किया,
तो प्रारंभिक स्थिति वही था। अंतिम स्थिति यदि हम प्रारंभिक स्थिति यहाँ 0 माने तो देखिए s बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, यानी s बराबर क्या 0। अंकल जी गुस्सा तो जरूर हो गए, लेकिन एक्चुअल बात जो है ना, यदि कोई जहां से चलना शुरू करे वहीं आ जाए ना, विस्थापन बिल्कुल ही नहीं हुआ। समझ में आया? विस्थापन दूरी हुआ, दूरी तो जितना चला बच्चा, लंबा रास्ता था, रास्ते की लंबाई तो दूरी है, लेकिन विस्थापन क्या कहता है? दो बिंदुओं का न्यूनतम दूरी। अब बताइए, यहां से चला मोटका, फिर घूम के यहीं आ गया, तो दोनों के बिंदु में कितना का डिस्टेंस? बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं। तो उन्होंने ये विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट तो तय नहीं किया, उन्होंने दूरी तय किया। समझ में आया? चलिए अब एक और इसका ना पता है, रिक्शा वाला इसका बहुत मजा लेता है। यदि कोई पढ़ा लिखा लड़का लड़ जाए रिक्शा वाला से तो बहुत दिक्कत हो जाता है। एक बार तो मेरा लड़ाई हो गया था। क्या हुआ था, मैं घूमने कहीं गया हुआ था, मतलब ताऊ के घर पे, वहां पे मुझे पता नहीं था किधर से रास्ता है। बताते हैं, ये देखो, ये बेचारा छोटा सा मार्केट था, ठीक है ना, यहाँ पे मैं उतरा, मेरा घर यहाँ पे था, मुझे यहाँ आना था, वो मेरे से 25 रुपए ले लिया। अब वो कैसे लाया, मेरे को तो पता था नहीं रास्ता, वो घूम के घुमा के अंतिम करके यहाँ तक मेरे को पहुंचा दिया। हमको भी लगा भाई बहुत मेहनत किया, भाई 25 रुपए दे देना चाहिए, मैंने दे दिया। अगले दिन भैया के साथ, भैया ने ऐसे करके पहुंचा दिया, मैं 2 मिनट में पहुंच गया। रिक्शा वाला तो बहुत घुमाया, बहुत अच्छा सा रोड भी था। क्या तब आया यार, ज्यादा उसने चलाया था कि मेरे को ज्यादा पैसा मिले। यदि हम विस्थापन के लिए उस पर केस कर देना, बोलेंगे भैया देखिए 1 किलोमीटर का हमसे 25 रुपए ले रहा है, कौन हिसाब से ले रहा है, रिक्शा वाला तो परेशान हो जाएगा, बोलेगा गड़बड़ बच्चा फंसा गया है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, वो रिक्शा वाला दूरी तय किया। यदि इसका विस्थापन देखा जाए तो ये छोटका विस्थापन हुआ। समझे, दूरी विस्थापन बहुत बड़ा लोचा है। यदि कोई ऐसा रास्ता है, यदि कोई ए से चलना शुरू किया और वापसी ए पे ही आ गया, तो वो दूरी तो इतना तय किया। हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है, ये 16 मीटर चला, तो दूरी इसका कितना हुआ? दूरी हो गया 16 मीटर। 4 4 4 4 4 चौके 16 है ना, 16 मीटर तो दूरी हुआ। लेकिन यदि विस्थापन का बात किया जाए तो बताओ, यहां से चला था और यहीं पहुंच गया, मतलब 0 माइनस 0 बराबर 0, तो विस्थापन कितना आ गया? 0। यदि कोई वस्तु जहां से चले वहीं पे पहुंच जाए तो विस्थापन बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया दूरी विस्थापन? चलिए अब बता देते हैं, यदि संख्या रेखा पर मूल बिंदु यानी 0 पे कोई हो ना, तो उसको उसका स्थिति जो है ना ऋणात्मक होगा ना धनात्मक होगा। और कभी भी संख्या रेखा पर यदि धनात्मक स्थिति शो कर रहा है तो याद रखिएगा, हमेशा प्रारंभिक स्थिति से दाईं ओर होगा। ये देखिए, ये प्रारंभिक सोचिए यहाँ थे हम, बाद में यदि यहाँ पहुंच गए तो वो धनात्मक विस्थापन हुआ। आपसे पूछा जाएगा धनात्मक विस्थापन किसको कहेंगे, तो बोलिएगा संख्या रेखा पर जब कोई वस्तु प्रारंभिक वस्तु के दाहिनी तरफ हो, है ना, दाईं तरफ हो, उसको क्या कहेंगे? वो धनात्मक विस्थापन होगा। जबकि यहाँ से बाईं तरफ हो तो वो क्या कहलाएगा? यदि बाईं तरफ आएगा तो ऋणात्मक, बाईं तरफ आएगा तो ऋणात्मक, और दाईं तरफ जाएगा तो धनात्मक विस्थापन। आपको समझ में आया धनात्मक और ऋणात्मक विस्थापन? यदि कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति के दाईं तरफ चला गया हो तो वो धनात्मक विस्थापन, और बाईं तरफ आ गया हो तो ऋणात्मक विस्थापन। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जरा सा वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सदिश को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, इतना मेहनत किया, मजा तो आपको जरूर आया होगा। मजा आया तो छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको जो भी वीडियो देखना है यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। हाँ, मजा आया, प्यार दे सकते हैं अंगूठा दबा के। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।